फिल्म की शुरुआत में हमें 2009 के रॉबर्टस्टनगंज के गांव को दिखाया जाता है, जहां पूनम घर वापस नहीं आई थी। उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पूनम के पिता अपने शहर के पार्टी कार्यकर्ता से मदद मांगने के लिए जाते हैं। पार्टी का सदस्य एक लड़के को पकड़कर लाता है और पता चलता है कि पूनम अब्दुल नाम के लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन वह लोग कहाँ गए हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। हर जगह दंगा फसाद शुरू हो जाता है क्योंकि इस तरह बहुत सी लड़कियां गायब होते जा रही थी और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हमें लखनऊ 2009 का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम एसीपी भागवत विश्वास को देखते हैं, जिसे सजा मिली है क्योंकि उसने एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चोर की हड्डी पसलियां तोड़ दी थी, जिसके लिए उसे रॉबर्ट्सगंज भेज दिया जाता है। एसीपी भागवत को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। हर बात में वह लोगों को मारता है, इसलिए उसे एंगर मैनेजमेंट के 10 सेशंस करने के लिए कहा जाता है ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो सके। भागवत अपने परिवार के साथ रॉबर्ट्सगंज चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शहर में दंगा फसाद हुआ है, जिसके चलते कभी कभी शहर में कर्फ्यू भी लग जाता है। पुलिस स्टेशन ज्वाइन करने के बाद भागवत को अपना पहला केस मिलता है। इंस्पेक्टर महतो केस का पूरा डिटेल सुनाता है कि पूनम 5 अक्टूबर की रात को एक लड़के के साथ भाग गई है। उसकी एक बड़ी बहन भी है। पूनम खुद सांवली रंग की थी, इसीलिए उसे जो लड़का पसंद आया उसके साथ वह भाग गई। भागवत पूनम के माता पिता और शहर के पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहता है। पूनम के कॉल रिकॉर्डिंग्स भी निकलवाए जाते हैं, जिसमें एक नंबर मिलता है जिससे पूनम बहुत बार बात करती रहती थी। उस नंबर के मालिक का पूरा डिटेल निकालने के लिए कहा जाता है। अगले दिन भागवत जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे थे। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भागवत से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि शहर की बहुत सारी लड़कियां धर्म परिवर्तन के चक्कर में गायब हो रही हैं। लेकिन भागवत बताता है कि शायद लड़की को लड़के से प्यार था, इसीलिए उसके साथ भाग गई। तभी उसके पिता भी वहां पहुंच जाता है। पूनम के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी वैसी नहीं है। वह भागवत से पूछते हैं कि उनकी बेटी कब तक वापस आएगी। भागवत उसके पिता को यकीन दिलाता है कि उनकी बेटी अगले 15 दिन के अंदर वापस आ जाएगी। पूनम जिस नंबर से बात करती थी उसकी पूरी जानकारी निकल चुकी थी। पता चलता है कि पूनम जिस लड़के से बात करती थी उसका नाम प्रवीण साहू है। भागवत पूनम के पिता को बुलाता है और बताता है कि पूनम अब्दुल के साथ नहीं भागी बल्कि प्रवीण के साथ भागी है। वह प्रवीण के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि उसे प्रवीण के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद भागवत अपनी टीम को लेकर प्रवीण साहू का पता लगा लेता है और उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। प्रवीण अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। प्रवीण बताता है कि यह नंबर उसकी बहन कौशल्या का है। वह पिछले 7 महीने से लापता है। प्रवीण अपनी बहन की एफआईआर भी दिखाता है। प्रवीण को लग रहा था कि पूनम जिस नंबर से बात कर रही है उसे शायद पता होगा कि कौशल्या कहाँ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पूनम भी गायब हो चुकी है। इधर फ्लैशबैक में मीरा समीर से मिलने के लिए गंगा घाट के किनारे आती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इधर भगवत कौशल्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और उसमें 2 नंबर थे जिनसे कौशल्या अक्सर बात करती थी और इन दोनों नंबरों की जानकारी निकालने के लिए कहता है। कौशल्या जिन 2 नंबरों से बात करती थी उनकी जानकारी निकल चुकी थी। एक का नाम है संध्या लोहिया जो सिरसा की रहने वाली है और दूसरा का नाम है संतोष पुजारी, धौलपुर का रहने वाला। भागवत अपनी टीम को लेकर धौलपुर संतोष पुजारी को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद संतोष पुजारी का पिता बताता है कि उसका बेटा नहीं बल्कि बेटी का नाम संतोष पुजारी है और उसकी बेटी भी लापता हो गई है। ये सुनकर भागवत बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद भागवत संध्या लोहिया के घर मिलने जाता है, लेकिन वहां भी पता चलता है कि संध्या भी बहुत दिनों से लापता है। ये सुनकर भागवत हैरान होता है और पता चलता है कि संध्या के अलावा पूजा मालती जैसी बहुत सारी लड़कियां गायब हो गई हैं। ये सारी लड़कियां काम करने के लिए शहर से बाहर गई थी, लेकिन कभी वापस ही नहीं आई। इसीलिए भागवत समझ गया था कि यह सारी लड़कियां किसी वजह से गायब हो रही हैं। इसी चीज का पता लगाने के लिए सारे लोग जुड़ जाते हैं। इसके बाद भागवत अपनी टीम के साथ ढाबे में खाना खाने के लिए जाता है। माँ तो बताता है कि 5 साल पहले सिकरी गांव में छोटी छोटी बच्चियां लापता हो रही थी और जिस दिन दशहरा का महोत्सव मनाया जा रहा था तभी रावण के पुतले के अंदर से बहुत सारी लड़कियां बाहर निकली थी। सभी को लग रहा था कि यह कोई काला जादू कर रहा होगा, लेकिन इसके पीछे किसी आदमी का हाथ है। लेकिन भागवत बताता है कि यह घटना तो 1984 के समय की है और यह सब काला जादू की वजह से नहीं हुआ, और जो लड़कियां वहां पर मर गई थी उनमें से उसकी बहन मोना भी थी। भागवत भावुक होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह भागवत को पता चलता है कि संध्या के घर पर छापेमारी की गई है।
जहां उन लोगों को एक फोटोग्राफर का नंबर मिला जिसका नाम कविता शास्त्री है और उसकी दुकान मंडुवाडी में है। मंडुवाडी राज्य का बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है। भागवत अपनी टीम से मंडुवाडी जाने के लिए और वहां जाकर इन सारे लापता लड़कियों का पता लगाने के लिए कहता है। मंडुवाडी पहुंचने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि कविता शास्त्री नेपाल गई है शादी का वीडियो बनाने। लेकिन जैसे ही वह आती है उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है। भागवत अपने सीनियर्स के पास जाता है और बताता है कि उन्हें मंडुवाडी जगह के बारे में पता चला और उसे यकीन है कि यह सारी लड़कियां जो लापता हो गई हैं ये यहीं पर मिल जाएंगी। इसीलिए वह अगले दिन रेड मारने की परमिशन मांगता है। छापा मारने के बाद बहुत सारे लड़कों को पकड़ा जाता है, जिनमें एक लड़का भागवत को बताता है कि वह सारी लड़कियों को बाहर से लेकर आता है। कोई भी लड़की लोकल की नहीं होती और उन सारी लड़कियों को मुंबई, दुबई या फिर नेपाल भेज दिया जाता है। ये सुनकर भागवत गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत मारता है और कहता है कि इसके बाद से लड़कियों का धंधा बंद करना होगा। भागवत कविता शास्त्री की दुकान के बाहर आकर देखता है कि कविता शास्त्री नेपाल से वापस आ चुकी है। भागवत कविता का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। भागवत पूछता है कि चंद्रपाल कहाँ है, क्योंकि कविता चंद्रपाल से अक्सर बात करती थी। लेकिन जब वह कविता के फोन से चंद्रपाल का नंबर डायल करते हैं तो उसमें सूरज का नाम लिखा आता है। कविता बताती है कि उसका पूरा नाम सूरज जायसवाल है और वह अपनी फोटो निकलवाने के लिए मेरी दुकान पर आया था और उसी से उसकी जान पहचान हुई थी। भागवत सूरज का निकलवाया हुआ फोटो देखने के लिए कविता की दुकान में जाता है, लेकिन ये फोटो बहुत धुंधले थे और उनमें एक स्कूटर की भी फोटो थी। उनमें 2 फोन मिलते हैं जिनका IMEI नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये पता करने के लिए वह कहता है। इधर फ्लैशबैक में मीरा छिपकर समीर के साथ एक होटल में मिलने जाती है, जहां होटल का कर्मचारी मीरा को घूरता रहता है। समीर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगर वह दोनों बाहर कहीं भी जाते हैं तो पुलिस वाले उन दोनों को अलग कर देते थे। वह दोनों एक साथ ठीक से बात भी नहीं कर सकते, इसीलिए समीर मीरा से उसके साथ भाग चलने के लिए कहता है। मीरा ऐसा करने से मना करती है और एक बार उसके परिवार से बात करने के लिए कहती है, लेकिन समीर बात करने से मना कर देता है। इधर भागवत और उसका परिवार दशहरा मना रहा था, लेकिन उसे चिंता सता रही थी कि जो कुछ भी उसे सुराग मिला था उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तभी महतो का फोन आता है और बताता है कि जो 2 फोन का IMEI नंबर मिला था उनमें से एक नंबर अभी अभी चालू हुआ है और जो कोई भी यह फोन इस्तेमाल कर रहा है वह कल आपके सामने होगा। ये सुनकर भागवत थोड़ा राहत की सांस लेता है। इधर हम देखते हैं कि समीर मीरा को लेकर भाग जाता है और शहर के बाहर जाकर देवलोक होटल में जाकर रुकता है। मीरा अपनी शादी का जोड़ा भी साथ लेकर आई थी जिसे वह पहनती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि 2 लड़कों को पकड़ा जाता है जिनके नाम पर 2 फोन का EMI नंबर रजिस्टर्ड था। एक लड़ जिसका नाम विक्की है, उससे पूछा जाता है कि पूजा मालती और बाकी लड़कियां कहाँ हैं, लेकिन उसे लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह लड़का बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तब उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। इसके बाद वह अपना फ़ोन का सिम निकालकर अपने दोस्त कौस्तभ के फ़ोन से फ़ोन किया था। इसके बाद पुलिस वाले कौस्तभ को पकड़ कर लाते हैं। कौस्तभ बताता है कि वह और उसका दोस्त विक्की मिलकर कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने एक स्कूटर वाला आ जाता है जो उनकी गाड़ी से टक्कर मार देता है। दोनों उस लड़के के साथ झगड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह लड़का वहां से चला जाता है। भागवत को याद आता है कि कविता शास्त्री ने उसे जो फोटो दिया था उसमें एक स्कूटर का फोटो था। वह तुरंत वह फोटो लाकर विक्की और कौस्त को दिखाता है और वह दोनों बताते हैं कि यही वह स्कूटर है। भागवत तुरंत इस स्कूटर की जानकारी निकालने के लिए कहता है और कविता शास्त्री को पुलिस स्टेशन लाने के लिए बोलता है। स्कूटर का डिस्क्रिप्शन निकालने के बाद पता चलता है कि स्कूटर राजकुमार सिरतिया के नाम पर है और उसका फोटो भी मिल जाता है और राजकुमार कोई और नहीं बल्कि समीर है जो मीरा को भगाकर ले गया था। यानी कि यह सारी लड़कियां जो गायब हो गई हैं उन सबके पीछे समीर यानी कि राजकुमार का हाथ है। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी सुमित्रा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ भागवत और उसकी टीम राजकुमार के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है कि वह एक टीचर है और उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। उसकी पहली पत्नी रीवा में रहती है और दूसरी वाली भदोई में, लेकिन राजकुमार अक्सर अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता है। पता करने के बाद ये भी मालूम चलता है कि वह उसके खिलाफ रीवा और भदोई में कोई भी केस दर्ज नहीं है और सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। कोई भी लड़की इन दोनों जगहों से गायब नहीं हुई है, यानी कि वही ये काम शहर के बाहर जाकर करता है। राजकुमार जहाँ रहता है वहाँ कोई भी उसके खिलाफ बुरी बात नहीं करता। अब भागवत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे गिरफ्तार करे, इसीलिए वह एक प्लान बनाता है और अपने सीनियर को बताता है कि राजकुमार को लड़की छेड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए 1 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता।
इसीलिए ये लोग दिवाली के दिन राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं क्योंकि दिवाली के लिए 2 दिन की छुट्टी रहती है। इसके बाद वाला दिन रविवार का था, इसीलिए उन्हें पूछताछ के लिए 3 दिन का समय मिल जाएगा। भागवत अपनी टीम को लेकर बस स्टैंड चला जाता है उसे पकड़ने, जहां राजकुमार कविता शास्त्री से मिलने के लिए आने वाला था। कविता एक जूस की दुकान में जाकर जूस पी रही थी, तभी वह अचानक बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सामने राजकुमार भी आता है जिसे कविता सूरज के नाम से जानती थी। कविता उसे जूस पिलाने के लिए कहती है और उसके बाद वह दोनों जूस की दुकान में जाते हैं। भागवत और उसकी टीम कविता और राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। कविता अपने फोन से भागवत को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन भागवत उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। दोनों उसी जूस की दुकान पहुंच जाते हैं जहां कविता जूस पी रही थी। दुकानदार बताता है कि यह मैडम पहले यहां आकर जूस पी चुकी है। ये सुनकर राजकुमार चौंक जाता है। तभी भागवत वहां पहुंच जाता है और राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ता है। राजकुमार अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन आखिरकार वह पकड़ा जाता है। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे 2 दिन तक खाना पानी भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह आसानी से तो सच बोलेगा नहीं। इसके बाद सभी पुलिस वाले राजकुमार की दूसरी पत्नी सुमित्रा के घर जाते हैं और वहां उन्हें राजकुमार का कुछ सामान मिलता है। वहां तो बताता है कि इन दोनों पत्नियों को पता नहीं है कि राजकुमार कोई काम धंधा भी नहीं करता, लेकिन उसके घर में बहुत सारा सोना भी मिला जिनमें एक कान का झुमका भी था जो पूनम के कान के झुमके जैसा था। यानी कि राजकुमार जिन जिन लड़कियों को गायब किया उनके सारे सोने जेवर हड़प लेता था। भागवत सारे गहनों की ड्राइंग राजकुमार को दिखाने लगता है, लेकिन राजकुमार कुछ भी नहीं बताता कि यह सारे गहने किसके हैं। भागवत उसे 1 और दिन के लिए हिरासत में रहने के लिए कहता है और उसे खाना पीना भी मना कर देता है। इसके बाद राजकुमार की 2 पत्नियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। भागवत सुमित्रा को बताता है कि वह राजकुमार की दूसरी पत्नी है और हिंदू एक्ट के मुताबिक हिंदू धर्म में दूसरी शादी को मान्यता नहीं होती। सुमित्रा बताती है कि वह सभी गहने उसके हैं और उन्हें वापस करने के लिए बोलती है। भागवत राजकुमार की दोनों पत्नियों को जाने के लिए बोलता है। जब उसकी दोनों पत्नियां जा रही थी तब राजकुमार सुमित्रा को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब सुमित्रा जानती है कि वह उसकी दूसरी पत्नी है और अब सुमित्रा उसे छोड़कर चली जाएगी। राजकुमार अपनी पहली पत्नी से ज्यादा अपनी दूसरी पत्नी से प्यार करता था। भागवत राजकुमार के साथ फिर से इंटेरोगेशन शुरू करता है और पूछता है पूनम मिश्रा कहाँ है, क्योंकि उसके जेवर सुमित्रा के घर से मिले। इससे ये पता चलता है कि राजकुमार और सुमित्रा मिलकर लड़कियों की तस्करी करते थे। राजकुमार बताता है कि सुमित्रा का इनमें कोई हाथ नहीं है। भागवत बताता है कि सुमित्रा को पता चल गया है कि वह तुम्हारी दूसरी पत्नी है और वह सिर्फ अपने जेवर वापस मान रही है और यह भी कह रही है कि राजकुमार की मेरे सामने कोई हैसियत ही नहीं है। ये सुनकर राजकुमार गुस्सा होता है और भगवत का कॉलर पकड़ लेता है। भगवत भी गुस्से में राजकुमार का गला दबाता है लेकिन थोड़ी देर में छोड़ देता है। अगले दिन सुमित्रा को वापस बुलाया जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है। सुमित्रा अपना बयान देती है कि वह राजकुमार के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करती थी। राजकुमार सुमित्रा के ऊपर हो रहे टॉर्चर को देखकर परेशान था। भागवत फिर से राजकुमार से पूछताछ करने के लिए आता है और उसे बताता है कि सुमित्रा ने कबूल किया है कि वह तुम्हारे साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करती थी। राजकुमार यहाँ सब कुछ सच सच बताने लगता है। कहता है कि वह पूनम मिश्रा को जानता था। पूनम की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी। राजकुमार ने पूनम से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे पूनम को राजकुमार से प्यार हो गया। इसलिए राजकुमार ने पूनम से कहा कि उसके साथ भाग चले, फिर दोनों जाकर होटल में रात गुजारें। राजकुमार बताता है कि वह पूनम को अपने गुरु जी के साथ मिलवाना चाहता था, इसलिए वह उसे लेकर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड चला गया। पूनम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि कहीं वह प्रेग्नेंट ना हो जाए। इसलिए राजकुमार ने उसे कहा कि उसके पास एक आयुर्वेदिक दवाई है जो लड़कियों को प्रेग्नेंट होने से रोकती है। राजकुमार पूनम को एक आयुर्वेदिक दवाई दे देता है जिसे लेने के लिए वह बस स्टैंड के बाथरूम में चली जाती है, लेकिन वह दवाई साइनाइड थी जिसका इस्तेमाल सोना चांदी को चमकाने के लिए किया जाता है और अगर कोई इंसान साइनाइड का छोटा सा भी हिस्सा खा ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। राजकुमार ने पूनम को साइनाइड खिला दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। राजकुमार बस स्टैंड में थोड़ी देर इंतजार कर रहा था और इंतजार करने के बाद जब पूनम नहीं आई तब उसे समझ आ गया कि पूनम मर चुकी है और वह बस पकड़कर वापस अपने घर चला गया। भगवत उसे अपने कस्टडी से ले जाने के लिए कहता है। भगवत को जब पता चलता है कि पूनम अब मर चुकी है तो वह महतो से कहता है कि 5 अक्टूबर की रात बस स्टैंड के बाथरूम में जो लाश मिली थी उसका डिटेल निकालो। महतो उस पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर इसका केस दर्ज हुआ था। वहां बताया जाता है कि उस रात जो बॉडी मिली थी वह पूरी तरह से सड़ चुकी है। भागवत की खबर पूनम के घर वालों को बताता है।
कहता है कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर पूनम के घर वाले बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। भागवत और उसकी टीम जब राजकुमार को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे तब रास्ते में राजकुमार को भूख लग जाती है। वह सभी एक ढाबे में रुकते हैं खाना खाने के लिए। भागवत राजकुमार से कहता है शुरू से बताने के लिए। राजकुमार सभी लड़कियों के नाम बताने लगता है जिसके साथ उसने ये सब कांड किया है और सभी लड़कियों को उसने साइनाइड देकर मारा था और आखिरी में मीरा के साथ भी उसने ऐसा ही किया। वह उसे लेकर बस स्टैंड लेकर आया था और उसे आयुर्वेदिक दवाई की जगह साइनाइड दे दिया और मीरा साइनाइड को दवाई समझकर उसे खा लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सारी लड़कियों का नाम लिखने के बाद पता चलता है कि राजकुमार ने कुल 19 लड़कियों को मारा है। ये जानने के बाद भागवत राजकुमार से कहता है कि तुम इंसान नहीं हो बल्कि तुम राक्षस हो। फिर अगले दिन उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाया जाता है, जहां के जज उसका चार्जशीट देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे सरकारी वकील देने का ऐलान करता है। लेकिन राजकुमार सरकारी वकील लेने से मना करता है क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई सरकारी वकील उसका केस लड़ता है तो वह केस हार जाएगा। इसीलिए वह कहता है कि वह अपना केस खुद लड़ना चाहता है। इसके बाद राजकुमार लॉ की जानकारी लेना शुरू कर देता है। इधर भागवत एक लड़के से मिलता है जो उसे बताता है कि राजकुमार ने 2003 के समय में एक लड़की के गहने चोरी किए थे, लेकिन एक दिन वह लड़की उसे हाथों पकड़ ली थी और उसके बाद पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा जिसके चलते उसे सारे गहने वापस करने पड़े। तभी उसने फैसला लिया था कि वह कोई भी काम अब अधूरा नहीं छोड़ेगा और एक आदमी का पता चला जो आकर बताता है कि वह राजकुमार और उसके परिवार को बचपन से जानता है और यह भी बताता है कि उसने पूनम के साथ उसे बस स्टैंड में देखा था। धीरे धीरे करके भागवत कुछ और लोगों से मिलता है जो राजकुमार को जानते थे। कोर्ट में होटल के रिसेप्शनिस्ट को बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि राजकुमार तुम्हारे होटल में आया था या नहीं। वह आदमी बताता है कि राजकुमार उसके होटल में आया था और उसने अपना नाम पारस लिखवाया था और वह अपनी पत्नी के साथ आया था जिसका नाम पूनम था। लेकिन राजकुमार बताता है कि वह जबरदस्ती पूनम को वहां लेकर नहीं गया था बल्कि उसकी भी इच्छा थी। राजकुमार सबके सामने नाटक करता है और पूनम की याद में रोने लगता है। पूनम के पिता भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर दिया और वह अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अगले दिन फिर से कोर्ट में पेशी होती है। राजकुमार एक डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है जिसने पूनम का पोस्टमार्टम करवाया था। डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर पर कोई भी घाव का निशान नहीं है और इससे ये पता चलता है कि पूनम के साथ जबरदस्ती नहीं की गई। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि बस स्टैंड पर जो बाथरूम था वह अंदर से बंद किया गया था और जब बाथरूम खोला गया तब पूनम की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसका मतलब यह है कि पूनम ने खुद को खत्म किया। ये सुनकर भागवत गुस्से में आ जाता है क्योंकि कोई भी चीज उसके प्लान के अनुसार नहीं हो रही थी। वकील आकर बताता है कि साइनाइड किसी भी दुकान पर नहीं मिलती क्योंकि उसे खरीदने की परमिशन किसी को नहीं है। भागवत तुरंत पुलिस स्टेशन आता है और राजकुमार के पास मिला हुआ साइनाइड देखता है जो एक परफ्यूम की बोतल में रखा था। भागवत तुरंत वही परफ्यूम की दुकान पर चला जाता है। वह लड़का जिसकी परफ्यूम की दुकान थी वह बताता है कि जेवर का बिजनेस उसके पिताजी खालिद करते हैं। भागवत खालिद को पकड़ता है और उससे पूछता है क्या तुम राजकुमार को जानते हो। खालिद बताता है हाँ, वह उसे जानता है क्योंकि वह दोनों एक साथ जेल में मिले थे और उसके बाद उसने जेवर का काम सीखना भी शुरू कर दिया और इसीलिए राजकुमार हर 2-3 महीने के बाद साइनाइड लेने के लिए मेरे पास आया करता था। कोर्ट में जब ये बात खालिद सबको बताता है तो राजकुमार खालिद से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई पर्ची है, क्या मैंने तुमसे साइनाइड खरीदा था, क्योंकि साइनाइड किसी को बेचा नहीं जाता बल्कि यह सोना चांदी को चमकाने के लिए काम आता है और यह इलीगल काम है अगर कोई साइनाइड किसी को बेचता है। और राजकुमार खालिद के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने साइनाइड का इस्तेमाल करके सारी लड़कियों को मारा। खालिद घबरा जाता है और कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और वह अपना बयान भी बदल देता है कि उसने राजकुमार को साइनाइड नहीं बेचा। ये सब देखकर भागवत और गुस्सा हो जाता है क्योंकि खालिद एकमात्र आदमी था जो राजकुमार को सजा दिलवा सकता था, लेकिन उसने भी अपनी जान बचाने के लिए अपना बयान बदल दिया। भागवत गुस्से में राजकुमार को मार देना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह चाहता था कि वह सबके सामने घुटने टेककर अपनी गुनाहों की माफी मांगे। भागवत सभी लड़कियों का डिटेल चेक करने लगता है, लेकिन जिन्हें राजकुमार ने मारा था उसमें देवलोक लॉज नाम के एक होटल के बारे में पता करने के लिए वह कहता है। देवलोक लॉज का पता लगने के बाद वहां के रिसेप्शनिस्ट को राजकुमार का फोटो दिखाया जाता है और वह उसे पहचान लेता है। कहता है कि यह राजकुमार यहां पर आया था। इसके बाद भागवत वही पुलिस स्टेशन चला जाता है जहां पर मीरा के लापता होने का केस दर्ज किया गया था। वहां हवलदार बताता है कि उसने खुद मीरा को अस्पताल पहुंचाया क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। ये सुनकर भागवत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि मीरा मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। इसके बाद भागवत तुरंत उस हॉस्पिटल जाता है जहां पर मीरा को एडमिट करवाया गया था।
वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि 5 अक्टूबर की रात को शालू नाम की लड़की को भर्ती करवाया गया और कांटेक्ट करने के लिए नीलिमा का नाम लिखवाया गया। भागवत नीलिमा से मिलने के लिए चला जाता है। नीलिमा बताती है कि मीरा 40 दिनों तक कोमा में थी। जब उसे होश आया तो वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और घबराई हुई थी और पिछले साल उसकी शादी भी हो गई थी और उसके बच्चे भी हैं। भागवत शालू से मिलने के लिए जाना चाहता है लेकिन नीलिमा उसे मिलने के लिए मना करती है क्योंकि अगर उसके पति को पता चला तो वह उसे छोड़ देगा क्योंकि शालू उसका असली नाम नहीं है बल्कि मीरा है। यानी कि मीरा ने उस दिन साइनाइड नहीं खाया था। भागवत मीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि वह राजकुमार को नहीं छोड़ेगा और इसके लिए वह उसे कोर्ट में लेकर जाना चाहता है। मीरा राजकुमार को सजा देना चाहती थी क्योंकि उसने उसके साथ जो किया इसके चलते उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मीरा पूनम की तस्वीर देखती है और रोने लगती है। भागवत अगले दिन मीरा को कोर्ट में लेकर आता है जिसे देखकर राजकुमार घबरा जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा जिंदा है। मीरा की गवाही देने के बाद राजकुमार को सजा हो जाती है और बाकी 19 लड़कियों को न्याय मिल जाता है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर एंड होती है।